जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज स्विमिंग इन फिश। स्विमिंग बल्कि लोकोमोशन इन एम्फीबियंस, क्योंकि जो स्विमिंग इन फिश वाला जो फिनोमिना है वो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो देयर इज नो कॉम्प्लिकेसी। अब यहाँ पर हम जो है वो देखेंगे कि जो लोकोमोशन इन एम्फीबियंस है वो कैसे होती है, क्योंकि एक बात है कि अगर आप थोड़ा सा जो है वो एनालिसिस करें, थोड़ा सा अदील आप वेट करें, अगर आप थोड़ा सा जो है वो एनालिसिस करते हैं रिगार्डिंग ये जो हमने अभी तक टॉपिक पढ़े हैं उसमें से आप थोड़ा सा एनालिसिस अगर करते हैं तो आपको पता लगता है कि ये जो एम्फीबियंस हैं इनका पिछलों से जो है वो फ़र्क क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो हमने ये देखना है ना कि पिछले वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं उनमें क्या ऐसा था जो एम्फीबियंस में, क्या ऐसा नहीं था जो अब एम्फीबियंस में मौजूद है, और पिछले और एम्फीबियंस में ऐसा क्या अब आ गया है जो इनको मोर एफिशिएंटली लोकोमोट करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। दे आर ऑब्वियसली मोर एफिशिएंट, इसमें कोई शक नहीं है कि अभी तक हमने जितने भी ऑर्गेनिज्म पढ़े हैं उनमें सबसे ज़्यादा एफिशिएंट लोकोमोशन ख़ास तौर पर किस एरिया में, टेरेस्ट्रियल में, क्योंकि एक्वेटिक में भी एम्फीबियंस जो हैं इस हवाले से हम इनको एम्फी का वर्ड क्यों देते हैं आप लोगों को अच्छे तरीके से अंदाज़ा है कि जो एम्फी है वो डुअल बिहेवियर के लिए यूज़ होता है। डुअल बिहेवियर जो है वो किस बात की निशानदेही करता है कि कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म या इवन कोई भी ऐसा प्लांट जो दो हैबिटेट्स पर डिपेंडेंट हो वो एम्फीबियन कहलाता है, ठीक है। कोई भी ऐसा एनिमल या कोई भी ऐसा प्लांट, फॉर एग्जांपल आपने एम्फीबियंस की टर्म जो है वो अपने पिछले फर्स्ट ईयर अगर आपको याद हो, आपने एम्फीबियंस की टर्म किनको दी थी, आपने एम्फीबियंस की टर्म दी थी ब्रायोफाइट्स को, ठीक है। ब्रायोफाइट्स को आपने जो है वो एम्फीबियंस की टर्म दी थी। तो बिल्कुल ऐसे ही जब आपने एम्फीबियंस किंगडम एनिमेलिया में आप एम्फीबियंस जो है वो किनको कहते हैं, बिल्कुल वही टर्म्स एंड कंडीशंस हैं किंगडम एनिमेलिया में भी कि किनको एनिमल कहा जाएगा, किनको एम्फीबियन कहा जाएगा एनिमल्स में। उनमें जो है वो सबसे ज्यादा जो अपेरेंट हमारे सामने आते हैं वो हैं फ्रॉग्स। देखिए डुअल बिहेवियर से यहाँ पर क्या मुराद होता है कि इन ऑर्गेनिज्म का जो फूड है वो कहाँ पर हो, इन ऑर्गेनिज्म ये ऑर्गेनिज्म फूड के लिए डिपेंड कर रहे हो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट पर, लेकिन जो इनकी रिप्रोडक्शन हो उसके लिए ये किस पर डिपेंडेंट हो, एक्वेटिक पर। इस वजह से इनको हम डुअल बिहेवियर कहते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन के लिए आप इनको कह देते हैं कि दे आर डिपेंडेंट ऑन एक्वेटिक इन्वायरमेंट। सो इस लिहाज से जो मैंने इतनी लंबी तमहीद बांधी है कि इनको हम एम्फीबियन क्यों कहते हैं, इतनी लंबी तमहीद बांधने का मकसद क्या है, अब जरा आइए उस बात के ऊपर। इतनी लंबी तमहीद बांधने का मकसद ये है कि दे आर दे लोकोमोट ऑन बोथ टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक इन्वायरमेंट। ये एक्वाटिक इन्वायरमेंट को भी नहीं छोड़ते और टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट को भी नहीं छोड़ते, इस लिहाज से ये बड़े ही एफिशिएंट किस्म के लोकोमोटर्स हैं ये। और इसके साथ साथ रेप्टाइल्स भी, रेप्टाइल्स में थोड़ी बहुत चेंज आती हैं ज़रूर, ठीक है। जैसे रेप्टाइल्स जो हैं वो खुश्की पर काफ़ी ज़्यादा मौजूद हैं, ठीक है, लेकिन वो हम बाद में देख लेंगे। अभी हमारा फोकस जो है वो एम्फीबियंस पर है। तो बेटा एम्फीबियंस में अगर आपने एग्जांपल्स देखनी है तो एक एग्जांपल तो आपके सामने आ गई फ्रॉग। दूसरे तरह के होते हैं जिनको हम कहते हैं सैलेमेंडर्स। सैलेमेंडर्स जो हैं ये क्या होते हैं, दीज आर जस्ट लाइक लिजर्ड्स बट नॉट लिजर्ड्स। लिजर्ड्स जो है वो रेप्टाइल्स में आती हैं, सैलेमेंडर्स आर इंक्लूडेड इन एम्फीबियंस। तो लेट्स सी के फ्रॉग्स और सैलेमेंडर्स जो हैं इन दोनों में जो मूवमेंट है उसका क्या फर्क है। देखिए सैलेमेंडर जो है ये अपने लिम्ब यूज नहीं करता, डज नॉट यूज द लिम्ब, ये अपने लिम्ब्स को यूज नहीं करता। लिम्ब से क्या मुराद है बेटा, जो बाजू और टांगे इनकी बनी हैं, खुश्की पर आने के बाद बाजू और टांगे बनी हैं, ये उनको यूज नहीं करते, ठीक है। लेकिन अब आप जब देखते हैं कि इसके बाद जब आप देखते हैं कि ये अपने बेली के बल पे चलते हैं,
ये अपने बेली के बल पे चलते हैं, और बेली के बल पे चलने वाली मूवमेंट पता है क्या कहलाती है? क्रीप। क्रीप अलोंग द ग्राउंड। क्रीप अलोंग द ग्राउंड मतलब कि ये बेली के बल जमीन पर चलते चले जाते हैं। सैलिमेंडर जो है ना, अगर उसकी मैं थोड़ी सी शेप बनाने की कोशिश करूँ ना, अगर जो बड़ी ड्राउनी सी बन जाएगी, ये जो है ना वो जस्ट लाइक अ लिजर्ड, एक छोटी सी छिपकली की तरह से होता है। चलें, कुछ ना कुछ बन ही गई। अच्छा, अब ये देखिए, इसने अपने लिम्ब्स को यूज नहीं करना। ये वाला लिम्ब जरा छोटा सा हो गया, माजूर लग रहा है ये जी। ये इसने अपने लिम्ब्स को यूज नहीं करना, बल्कि ये अपने बेली के मसल्स को यूज करता है। ये बेली के मसल्स को बिल्कुल वैसे ही यूज करता है जैसे सांप यूज करता है, ठीक है। यानी ये अपने बेली के मसल्स को जब इसने आगे मूव करना है तो एक दफा इस तरफ मूव करेगा दोनों मसल्स को, अगली दफा इसके दोनों मसल्स की मूवमेंट ऐसे होगी, सॉरी, अगली दफा इसके दोनों मसल्स की मूवमेंट जो है वो ऐसे होगी। यानी आप इसको देखें तो ये एस नहीं बन रहा, ठीक है, ये एस मूवमेंट करता है ऐसे। मुस्तकिल जो है वो इस तरह की वेव लाइक मूवमेंट होती है इसकी। वाई? बिकॉज ये अपने लिम्स को यूज नहीं करता, बल्कि पेट के बल रेंगता है, और पेट के बल जो क्योंकि ये रेंगता है, लिहाजा इसको क्रीपी वॉकिंग ऑर्गेनिजम्स में शुमार किया जाता है। ये अपने लिम्स को यूज नहीं कर रहा, ये अपने इन टर्मिनल जो इसके बाजू हैं, इसकी टांगे हैं, ये उनको ऐसा नहीं यूज कर रहा। और साथ साथ ये किसकी हेल्प लेता है? ये अपनी टेल की हेल्प लेता है अपना बैलेंस बरकरार रखने के लिए। तो ये फ्रॉग से बहुत डिफरेंट है। अगर आप देखते हैं कि फ्रॉग क्या करता है, तो आपको अच्छे तरीके से अंदाजा है कि जो फ्रॉग्स हैं उनका बड़ा ही जो है वो एक सिंपल फिनोमिना है कि उनके पास टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट और एक्वाटिक एनवायरनमेंट दोनों पे सक्सेसफुल रहने के लिए बहुत ही पावरफुल लिम्स मौजूद हैं। बहुत पावरफुल लिम्स मौजूद हैं, जिसमें उनका मेन फोकस क्या होता है? जो फ्रॉग्स होते हैं उनका मेन फोकस लिम्स के जरिए होता है जंपिंग। ये जंप करते हैं क्योंकि ये मूव नहीं कर सकते, ये चल नहीं सकते, वॉक नहीं कर सकते। जबकि सैलेमेंडर्स जो हैं दे कैन वॉक, बट फ्रॉग्स कैन नॉट वॉक, ठीक है। ये जंपिंग करते हैं। और दूसरा स्विमिंग। कभी आपने फ्रॉग को स्विम करते देखा है? फ्रॉग का स्विमिंग स्टाइल बड़ा ही वियर्ड होता है। यहाँ आप लोगों की बुक में लिखा हुआ है पेक्यूलियर स्टाइल ऑफ स्विमिंग। बड़े ही अजीब अंदाज से ये जो है वो स्विमिंग करते हैं अपने लिम्स के जरिए, लेकिन स्टिल दे आर मोर सक्सेसफुल देन एनी अदर एम्फीबियन, ठीक है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह इनके पावरफुल लिम्स है, तो ये लिम्स को यूज करते हैं। तो ये देख लीजिए बेटा, एक दफा मैंने ना एक बात आपको बताई थी, और वो क्या थी कि एवरी ऑर्गेनिज्म हैज अडेप्टेशन अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट। अडेप्टेशन अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट बेटा, चाहे वो मूवमेंट की अडेप्टेशन हो, चाहे वो होम्योस्टेसिस की अडेप्टेशन हो, चाहे वो किसी भी चीज की अडेप्टेशन हो, अगर वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली हैं तो वो ऑर्गेनिज्म सरवाइव करेगा। फर्ज किया कि अगर फ्रॉग सैलेमेंडर के एनवायरनमेंट में जाता है, जैसे सैलेमेंडर का एनवायरनमेंट होता है कीचड़ सा ना, कीचड़ सा एनवायरनमेंट होता है सैलेमेंडर का, तो ऐसा हो सकता है कि वहां पर सही तरीके से फ्रॉग सरवाइव ना करे। लेकिन अपने एनवायरनमेंट में डिफरेंट जहां पर फ्रॉग रहता है, वहां पर बेहतरीन तरीके से फ्रॉग जो है वो सरवाइव करता है। और उसकी वजह क्या होती है कि उसके पास प्रेडेटर से बचने के लिए, शिकार करने के लिए जंपिंग का फिनोमिना और लिम्स मौजूद है। और इस जंपिंग के फिनोमिना में ये दोनों लिम्स को यूज करता है, ये फोर लिम्स को भी यूज करता है और हाइंड को भी यूज करता है, दोनों तरह के लिम्स को यूज करता है, ठीक है। सो ये जो है वो इनमें मूवमेंट इस तरह से होती है, इनका स्केलेटन इस तरह से अरेंज होता है। बेसिकली देखिए बेटा, यहां पर अब एक बात आप लोगों ने जहन में रखनी है कि ऑर्गेनिज्म की मूवमेंट डिपेंड कर रही होती है अरेंजमेंट ऑफ स्केलेटन पे। जैसे उनका स्केलेटन अरेंज होगा वैसे ही वो मूव करेंगे। अरेंजमेंट ऑफ स्केलेटन, और स्केलेटन भी किस पर डिपेंड कर रहा होता है? स्केलेटन भी डिपेंड कर रहा होता है एनवायरनमेंट पर। मतलब एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली अगर स्केलेटन है, अगर एनवायरमेंटल हैजर्ड से स्केलेटन बचा रहा है तो फिर तो ठीक है, फिर तो ओके है। लेकिन अगर वो स्केलेटन एनवायरनमेंट के अगेंस्ट हेल्प नहीं कर रहा तो वो स्केलेटन, वो मूवमेंट, वो लोकोमोशन बेकार है।
जैसे सेलेमेंडर अगर पानी के अंदर चला जाता है तो सेलेमेंडर उस तरह सर्वाइव नहीं कर सकता जितना फ्रॉग करता है। तो ये सिंपल बातें हैं, इसमें बहुत ज्यादा डिपेंडेंस किसकी है कि वो ऑर्गेनिज्म किस इन्वायरमेंट में रह रहा है। मैं बार बार इसीलिए इस बात को हाईलाइट कर रहा हूं कि जो असल चीज है, जो मेन फोकस है, वो इन्वायरमेंट होता है। अगर इन्वायरमेंट ठीक है, अगर अडेप्टेशन अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट है, फिर ठीक है, फिर कोई बात नहीं, फिर जो है वो काम चल जाएगा, फिर गुजारा हो जाएगा। लेकिन अगर इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली नहीं है, फिर वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता। जी, यहां से आगे जो है वो अब हम देखेंगे रेप्टाइल्स के हवाले से। अब ये रेप्टाइल्स जो हैं ये वो ऑर्गेनिज्म है कि ये ज्यादा डिफरेंट नहीं है, नॉट मच डिफरेंट देन एम्फीबियन। ठीक है, उसकी वजह क्या है? अब यहां पर ये जरा सेंटेंस लिख लो, फिर मैं आपको बताता हूं। उसकी वजह ये है कि लिम्स इनमें मौजूद हैं, लेकिन हम ये पढ़ चुके हैं कि लिम्स जो हैं वो एम्फीबियंस में भी मौजूद हैं। लिम्स इनमें भी मौजूद हैं, एम्फीबियंस में भी मौजूद हैं। फर्क कहाँ आ रहा है? फर्क बेटा यहाँ आ रहा है कि ये लिम्स के जरिए स्विफ्ट वॉक कर सकते हैं, स्विफ्ट वॉकिंग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन स्विफ्ट वॉकिंग कौन करता है लिम्ब के जरिए? जी बेटा को बताएगा, स्विफ्ट वॉकिंग कौन कर सकता है लिम्ब के जरिए? रेप्टाइल्स में। हाँ जी, बोलो तो सही। इसकी वॉकिंग स्विफ्ट नहीं होती बेटा, इसकी स्विमिंग जरूर स्विफ्ट होती है, वॉकिंग स्विफ्ट नहीं होती क्रोकोडाइल की। इसमें आप सीधी सीधी बात करेंगे लिजर्ड की, इसमें आप लिजर्ड की बात करेंगे। लिजर्ड जो है दैट इज अ रेप्टाइल और स्विफ्ट वॉक करती है, बहुत तेज भागती है। ठीक है, और एक दो लिजर्ड्स, अच्छा लिजर्ड्स में एक और कैपेबिलिटी भी होती है। अगर आप देखें तो लिजर्ड्स जो हैं दे कैन रन ऑन 2 लेग्स। एक खास किस्म के अगर थ्रेट मिलता है ना इनको, अगर इनको थ्रेट मिलता है तो दे कैन रन ऑन 2 लेग्स बट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। ठीक है, इसी तरीके से आप देखते हैं कि ये जो है रेप्टाइल्स, इनमें कुछ और एग्जांपल्स भी हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ। इनमें मजीद एग्जांपल्स जो हैं एक एक करके हम लिखते जाते हैं। अभी आपने बात की क्रोकोडाइल, तो बेटा क्रोकोडाइल और स्नेक्स ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं कि जो बिल्कुल फ्रॉग की तरह दोनों इन्वायरमेंट को एक्सप्लॉइट करते हैं। मतलब क्रोकोडाइल, खास तौर पर क्रोकोडाइल्स जो हैं वो एक्वेटिक को और टेरेस्ट्रियल दोनों को एक्सप्लॉइट करते हैं। ठीक है, ये जो क्रोकोडाइल्स होते हैं लेकिन जो एलिगेटर्स होते हैं ना, जैसे आप कहते हैं एक होता है क्रोकोडाइल की एक सब टाइप, एक टाइप होती है एलिगेटर, इनका फर्क होता है स्नाउट का। ठीक है, एलिगेटर का वाटर की तरफ इतना रुझान नहीं होता। इसी तरह इन्हीं की क्लास का एक और होता है गेवियल। अब उसके स्पेलिंग मेरे ज़हन में सही नहीं है, GAVIAL फिलहाल मैं लिख देता हूँ, लेकिन उसके स्पेलिंग फिलहाल मेरे ज़हन में ऐसा नहीं है। ये है गेवियल। उसका भी टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में इतना बहुत ज्यादा जो है वो नहीं है, कामयाबी नहीं है, सक्सेसफुल नहीं है। ठीक है, लेकिन जो क्रोकोडाइल है वो एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों को एक्सप्लॉइट करता है, दोनों पे शिकार कर सकता है, दोनों पे रह सकता है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि आप भी इस बात को जानते हैं कि क्रोकोडाइल का सबसे कामयाब शिकार जो है वो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में होता है। ठीक है, अगर आप स्नेक की बात करते हैं तो स्नेक को आप कहीं पर भी इग्नोर नहीं कर सकते। स्नेक टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में भी बहुत कामयाब है। किस वजह से? कि स्नेक टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में भी स्विफ्ट मूवमेंट कर सकता है, और इसके साथ साथ स्नेक एक्वेटिक एनवायरनमेंट में भी स्विफ्ट मूवमेंट कर सकता है। ठीक है, इसमें आपको इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि सबसे ज्यादा जहरीला सांप पूरी इन द वर्ल्ड, सिर्फ पंजाब की, पाकिस्तान की, इंडिया, सब कॉन्टिनेंट या एशिया की बात नहीं हो रही, इन द होल वर्ल्ड सबसे खौफनाक तरीन जो जहरीला तरीन सांप है वो एक्वेटिक स्नेक है, एक स्पीशीज है। और वैसे जो है वो ब्लैक कोबरा, किंग कोबरा, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में दोनों एनवायरनमेंट्स को इन्होंने एक्सप्लॉइट किया हुआ है, और दोनों में आपको जो है वो नजर आता है
कि अच्छा स्नेक की जो आपको क्वालिटी नजर आती है, दे क्रीप अलोंग द सरफेस, बिल्कुल उसी तरह जैसे सेलेमेंडर्स कर रहे थे। क्रीप अलोंग का मतलब मैंने क्या बताया था, ये जमीन पर रेंगने वाली सूरत हाल जो है वो क्रीप अलोंग कहा जाता है, उसको जमीन पर रेंगना। ठीक है, तो क्रीप अलोंग द सरफेस जो है वो ये इस तरह से मूव करते हैं। और इसी तरह से स्नेक की जो रिब अरेंजमेंट है ना, वो है असल में स्नेक को इतना तेज मूव करने में जो हेल्प कर रही है वो उसकी रिब अरेंजमेंट होती है। इनमें रिब्स की अरेंजमेंट जो है, रिब अरेंजमेंट विद डोर्सल मसल्स, जो इसकी कमर की तरफ के मसल्स होते हैं ना, वो इतने जबरदस्त तरीके से रिब से अटैच होते हैं कि वो इसको एक्सीलेंट मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अच्छा यहां पर इन्होंने थोड़ा सा स्केलेटन का डिफरेंस बताया हुआ है। स्केलेटन का डिफरेंस क्या बताया हुआ है, रेप्टाइल्स हैव, ये गौर से देखिएगा, रेप्टाइल्स हैव सर्वाइकल वर्टेब्रा। जी बेटा, सर्वाइकल रीजन कौन सा होता है, सर्वाइकल वर्टेब्रा, सर्वाइकल रीजन कौन सा होता है? वेल डन, शाबाश। जो सर्वाइकल रीजन है वो नेक रीजन होता है। याद रखिए, ना फिश में नेक रीजन होता है ना एम्फीबियंस में नेक रीजन होता है। कभी भी आप फ्रॉग को नहीं देखेंगे कि वो अपनी गर्दन मोड़ सके, लेकिन इनमें सर्वाइकल वर्टेब्रा बिल्कुल उसी तरह होते हैं जैसे हमारे पहले दो सर्वाइकल वर्टेब्रा होते हैं। हमारे पहले दो सर्वाइकल वर्टेब्रा के भी यही नाम हैं जो इनके सर्वाइकल वर्टेब्रा के हैं। कौन से? पहला नाम होता है एटलस और दूसरा होता है एक्सिस। उसके अलावा हमारे पास तो 7 होते हैं ना, इनके पास ये 2 ही होते हैं। और ये इनको जो है वो नेक की जो मूवमेंट होती है वो प्रोवाइड करते हैं। तो नेक मूवमेंट प्रोवाइड होने की वजह से इनको काफ़ी और मजीद चीज़ों में भी हेल्प हो जाती है, जैसे ये अपना विजन बढ़ा सकते हैं। शिकार को जो है वो मजबूती से थामने के लिए गर्दन मोड़ने का जो प्रोसेस है वो इनमें मौजूद होता है। तो ये इनके अंदर जो है वो। फिर एक और चीज बड़ी जबरदस्त, बड़ा मजे का वर्ड लिखा हुआ है आपके बुक में, इनका स्केलेटन ऑसिफाइड होता है। ऑसिफाइड का क्या मतलब है? वे मोर हार्डर देन एम्फीबियन। ऑसिफाई में देखिए, याद रखिए, एक वर्ड होता है हार्डर, इनका स्केलेटन हार्डर होता है। हार्डर का मतलब हैवियर नहीं है बेटा। हैवी हमें बाद औक़ात लगता है कि जितना हार्ड होगा उतना हैवी होगा, नहीं। मिनरल डेपोजिशन की वजह से अगर किसी ऑर्गेनिज्म का स्केलेटन हार्ड हो जाता है, देन दैट डज नॉट मीन दैट इट वुड बी नेसेसरली हैवियर। ये एम्फीबियंस की निस्बत इनका स्केलेटन हार्ड होता है, ऑसिफाइड होता है। ऑसिफाइड का मतलब होता है कि इसमें एक गुड डील ऑफ मिनरल डेपोजिशन है, एक अच्छी मिनरल डेपोजिशन जो है वो इसमें हो चुकी है। ठीक है, ये जो है वो हम देखा करते हैं। सो इस तरीके से जो है वो इनमें मूवमेंट होती है। आप देख लें, बहुत वाज़ेह फर्क नहीं है उनमें और इनमें, बहुत वाज़ेह फर्क नहीं है। ठीक है, लेकिन एक बात है, और वो क्या है कि रेप्टाइल्स आर मोर सक्सेसफुल ऑन लैंड। इसमें कोई शक नहीं है कि एक्सप्लॉइट कर रहे हैं एक्वाटिक एनवायरनमेंट को भी और टेरेस्ट्रियल को भी, लेकिन मोर सक्सेसफुल ऑन लैंड जो हैं वो एम्फीबियंस के निस्बत वो रेप्टाइल्स ही हैं। जैसे मैं आपको जो है वो एक बात कहता हूं, आप जाकर देखिएगा, बड़ी ही जबरदस्त किस्म की चीज है और आप में से शायद किसी ने देखी भी हो, कोमोडो ड्रैगन। ये जो है वो बिल्कुल जस्ट लाइक अ क्रोकोडाइल या एलिगेटर, ये रहेगी टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में, लेकिन इसका जो शिकार करने का अंदाज होता है वो डिफरेंट होता है। इसके पास पॉइजन होता है, ये पॉइजन के जरिए जो है वो अपने ऑर्गेनिज्म को किल करती है। ठीक है, काटती है। और हमें अक्सर ये कॉन्सेप्ट, बहुत से लोगों को, आप लोगों को भी अंदाजा होगा, बहुत से लोग कहते हैं जो सांप होता है वो डंग मारता है। डंग कभी नहीं मारता सांप भाई, सांप के पास डंग होता ही नहीं है। सांप काटता है, डंग नहीं मारता। ठीक है, सांप के जो फैंग्स होते हैं अगले, अगर आप उसको जो है वो देखें, उसके जो फ्रंट 2 फैंग्स होते हैं ना, वो होते हैं जिसके पीछे जहर की थैलियां होती हैं। अगले 2 दांतों के बिल्कुल ऊपर पॉइजनस ग्लैंड्स होते हैं। और एक्चुअली वो पॉइजन जो है ना, वो दैट इज नॉट एक्चुअली अ पॉइजन, वो उसका सलाइवा है, सलाइवरी एंजाइम्स है बेसिकली। उसको पता है कि ये मेरा पॉइजन है, इसमें कोई शक नहीं, स्नेक को पता है कि ये मेरा पॉइजन है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो उसका सलाइवा किसी और चीज पर मुश्तमिल होता है। उसका सलाइवा भी यही है,
और ये बड़ा महदूद होता है। सांप बहुत एहतियात से अपना जो है वो जहर यूज करता है। बाज़ औक़ात वो गवारा भी नहीं समझता कि वो किसी ऑर्गेनिज्म पे अपना जहर यूज करे। और वो क्यों नहीं गवारा समझता? क्योंकि अगर वो जहर यूज कर लेगा तो काम खराब हो जाएगा, जहर कम पड़ जाएगा, जो कि उसका उसका टोटल असासा, सांप का टोटल असासा है ही जहर। पीछे सांप के पल्ले है ही कुछ नहीं, या जहर या जहर वाले दांत। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं जी बर्ड। हम जो है वो लोकोमोशन इन फ्लाइट, असल में लोकोमोशन हाँ इन एयर, ये चीज़ जो है ये गौर करने वाली है कि लोकोमोशन इन एयर जो है वो अभी तक कौन कौन से ऑर्गेनिज्म ने की है। तो इसमें जो है वो आप लोग अच्छे तरीके से वाकिफ हैं बेटा कि लोकोमोशन इन एयर जो है वो 3 तरह के ऑर्गेनिज्म कर चुके हैं। रेप्टाइल्स भी कर चुके हैं जी बेटा। कौन सा रेप्टाइल है जो हवा में उड़ता है? और इसी तरीके से जो है वो बर्ड्स भी कर चुके हैं एयर में लोकोमोशन। सोचें सोचें। और तीसरे नंबर पे मैमल्स भी कर चुके हैं एयर में लोकोमोशन। जी बेटा, कौन सा रेप्टाइल्स और कौन सा मैमल है जो हवा में उड़ता है? जी हजरात, कौन सा रेप्टाइल है और कौन सा मैमल है? ये क्या चीज़ है? मैमल। अच्छा ठीक है, चलो मान लिया ये उड़ता है। और रेप्टाइल बताओ। परफेक्ट, शाबाश। डायनासोर्स जो हैं दे एक्सप्लॉइटेड द एयर, उन्होंने एयर में बहुत जबरदस्त लोकोमोशन कर ली हुई है। ये मैं बेसिकली आपको एवोल्यूशन के अकॉर्डिंगली बता रहा हूँ कि एवोल्यूशन के अकॉर्डिंगली 3 तरह के वो ऑर्गेनिज्म हैं जिन्होंने एयर को लोकोमोशन के लिए एक्सप्लॉइट किया है। बट करंटली सबसे ज्यादा सक्सेसफुल जो है वो बर्ड हैं। हाँ, हमें बहुत ज़्यादा नज़र आती है, डिफरेंट एरियाज़ में बैट्स नज़र आती हैं और बैट्स भी बहुत सक्सेसफुल हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत बेहतरीन फ्लाइट, अपना जो इनका फूड को कलेक्ट करने का है तरीका, फिर इसके अपने एरिया को एक्सप्लॉइट किस तरह करना है, बैट्स बहुत सक्सेसफुल है। लेकिन सक्सेसफुल किस लिहाज से बेसिकली कहा जाता है कि कितना नंबर ऑफ स्पीशीज़ है जो उन ऑर्गेनिजम्स को इस काबिल बना रहा है कि वो जो है वो उड़ रहे हैं। ठीक है, कितना नंबर ऑफ स्पीशीज है, कितने ऑर्गेनिज्म है। तो बर्ड जो है उनको तो हम जानते ही बेसिकली ऐसे जानते ही ऐसे ऑर्गेनिज्म के तौर पे थे कि जो उड़ते हैं। वो तो बाद में हमारी अंडरस्टैंडिंग है ना कि कुछ बर्ड्स ऐसे भी हैं जो फ्लाइटलेस होते हैं, जैसे चिकन्स हैं, इसी तरीके से वो शुतुरमुर्ग क्या था, हाँ पीकॉक्स हैं, पीकॉक कहते हैं ना शुतुरमुर्ग को। हाँ मेरा ख्याल है यही कहते हैं, जेन में नहीं आ रहा। अच्छा, उसके अलावा कीवी है ऑस्ट्रिच, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। जी 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 बिल्कुल, सॉरी। तो ये जो हैं ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ये उड़ नहीं सकते। लेकिन देखिए बात फिर वहीं आ जाती है। याद रखिए एयर में लोकोमोशन करने की 2-3 शराइत हैं। अब आइए, बहुत से बर्ड्स, यहां पर मैं आपको जो है पहले इस सवाल का जवाब देता हूं ताकि आपको पता लगे कि स्केलेटन में क्या चीजें जरूरी हैं जो फ्लाइट के लिए अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट हैं। यहां सवाल जनरेट करते हैं, व्हाई मैनी बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई? पेंगुइन्स, इवन पेंगुइन्स, व्हाई मैनी बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई? ये सवाल जनरेट करके इसका आंसर ले लेते हैं तो हमें कई बातों के जो हैं वो जवाब मिल जाएंगे। याद रखिए, फ्लाइट के लिए 2-3 चीजें जरूरी हैं। नंबर 1, लाइट स्केलेटन। स्केलेटन लाइट होना चाहिए, स्केलेटन हल्का होना चाहिए। अगर उस ऑर्गेनिज्म का स्केलेटन हैवी है और उसके पर छोटे हैं, देन इट कैन नेवर फ्लाई। आप देख लीजिए, इवन मोर उड़ता तो है लेकिन उसकी वो फ्लाइट नहीं होती जो बाकी बर्ड्स की हो सकती है। ठीक है, चिकन्स देख लें, ऑस्ट्रिचेस देख लें, हाँ पेंगुइन्स देख लें, बहुत आपके सामने सिंपल एग्जांपल है। लाइट स्केलेटन, उसके अलावा बॉडी टू विंग रेशो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो बॉडी टू विंग रेशो है वो अगर प्रॉपर है, वो अगर ठीक है, तो ये ऑर्गेनिज्म सही तरीके से उड़ सकेंगे, वरना ऑर्गेनिज्म ठीक तरीके से नहीं उड़ सकेगा। ठीक है, अगर बॉडी भारी है स्केलेटन की वजह से नहीं, किसी और वजह से, तो फिर जो है वो उड़ना इम्पॉसिबल है। तीसरी चीज जो ह्यूमन जो है जिसका सबसे ज्यादा जो है वो ह्यूमन के अंदर हसरत है कि काश ये हमारे अंदर होते, और वो है फ्लाइट मसल्स। फ्लाइट मसल्स
फ्लाइट मसल्स जो हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और ये एक्चुअली कौन से मसल्स होते हैं, ये पेक्टोरल मसल्स होते हैं, यानी कंधे के मसल्स जो हैं ये होते हैं। ठीक है, जो पेक्टोरल गर्डल हमारा है ना, जो हमारा पेक्टोरल गर्डल है, जो कंधे की हड्डियां हैं, जो हमारे जो हैं वो जिसको आप कहते हैं कि ह्यूमरस रेडियस अल्ना है, ये सारी की सारी जिसने हमारा आर्म बनाया हुआ है, वही वाले मसल इनमें फ्लाइट मसल्स हैं, पेक्टोरल मसल्स हैं। और ये बहुत हार्ड, बहुत जबरदस्त मसल्स होते हैं। इनकी जो बोन होती है ना, ये जो पेक्टोरल मसल की ह्यूमरस होती है, ह्यूमरस लार्ज होती है। फिर एक और चीज बड़ी जबरदस्त होती है इनमें, जो इनको जो है वो फ्लाइट के काबिल बनाती है, और ये मैंने आपको फिश में भी पढ़ाई थी कल, और वो है स्ट्रीमलाइन शेप। स्ट्रीमलाइन शेप ये बहुत जरूरी है बेटा। अगर ऑर्गेनिज्म की बॉडी स्ट्रीमलाइंड नहीं है, देन इट वुड फेस फ्रिक्शन। ये जो स्ट्रीमलाइन शेप ना होने वाली बात है, ये खास तौर पर पेंगुइन में भी है और ऑस्ट्रिचेस में भी है। स्ट्रीमलाइन शेप जो है वो फ्रिक्शन से बचाती है, और अगर स्ट्रीमलाइन शेप नहीं है तो फिर वो फ्रिक्शन से नहीं बचा सकती। हवा की फ्रिक्शन बहुत जबरदस्त होती है। इस स्ट्रीमलाइन फ्रिक्शन को में हेल्प कौन करता है? स्केलेटन की कौन सी ऐसी अडेप्टेशन है? जैसे मैंने आपको कहा ना, एक तो पेक्टोरल मसल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट अडेप्टेशन है ये पेक्टोरल मसल्स। ठीक है, इसके साथ साथ स्केलेटन की एक और अडेप्टेशन है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो कौन सी है? वो है स्टर्नम जो है। इनमें स्टर्नम नहीं होती बच्चे, इनमें स्टर्नम नहीं होती। स्टर्नम किसमें कन्वर्ट हुई हुई होती है? कील में। स्टर्नम मुझे बताइएगा कौन सी हड्डी है बेटा? हाँ भाई, यार बोल दिया, क्या कर रहे हो जी? सेंट्रल बोन, जो हमारे सीने की दरमियान की हड्डी है, उसको हम कहते हैं स्टर्नम। सीने के दरमियान की हड्डी को हम स्टर्नम कहते हैं। इनमें स्टर्नम नहीं होती। एक मिनट रुकिएगा बेटा जी, इनमें स्टर्नम नहीं होती, इनमें स्टर्नम कन्वर्ट हुई होती है कील में। अच्छा, स्टर्नम और कील में क्या फर्क है? सबसे पहले हम बताते हैं स्टर्नम। स्टर्नम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, ऐसे, ये स्टर्नम। ठीक है, और इसके साथ आकर जो है वो रिब्स अटैच हुई भी होती हैं। आप लोगों ने स्केलेटन की डायग्राम बखूबी देखी हुई है। ठीक हो गया, इसके साथ आकर अटैच होती है। जो कील होती है ना, उसको अगर आप देखें ना, ये बेटा ये कौन सा व्यू है? ये एंटीरियर व्यू है, ये एंटीरियर व्यू है, हम सामने से देख रहे हैं। ठीक है, ये एंटीरियर व्यू है। हम इस वक्त जो है वो इन दोनों बोन्स को, यानी स्टर्नम को भी और कील को भी सामने से देख रहे हैं। जो कील होती है वो भी स्टार्ट ऐसे ही होती है, लेकिन उसके बाद ये कील जो है ये पीछे की तरफ चली जाती है। कहाँ जाती है? ये मैं अब आपको लेटरल व्यू दिखाऊंगा अभी अगली डायग्राम में। फ्रंट से ये भी छोटी सी होती है, ये जो कील होती है ना, फ्रंट से ये भी छोटी सी होती है, लेकिन जो फर्क है उसमें वो लेटरल व्यू में आ जाता है। इसका अब लेटरल व्यू बनाएंगे, यानी साइड व्यू इसका जो है वो हम देखते हैं। बेटा अगर आप कील और स्टर्नम का लेटरल व्यू देखते हैं ना, तो लेटरल व्यू में जो बात वाजे होती है वो ये है कि सबसे पहले हम बताते हैं स्टर्नम। स्टर्नम जो है वो कुछ इस तरह से दिखती है, ये देखिएगा ऐसे, और उसके बाद जो है वो ऐसे जा रही होगी नीचे, साइड से ऐसे थोड़ी सी गहरी होती है, यहाँ से थोड़ा सा उसका जो है वो सरफेस एरिया थोड़ा सा ज्यादा होता है, नीचे आते आते थोड़ी सी जो है वो नैरो होती चली जाती है। ये इसका लेटरल व्यू होता है। जो इसके बाद कील का लेटरल व्यू होता है, ये देखिएगा, ये है अब देखने के काबिल चीज। ये देखिए, ये है लेटरल व्यू, ये लेटरल व्यू है बच्चे। और एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें? जितनी भी हवा, जितनी भी विंड, एयर करंट जितनी भी सामने से आ रही हैं, दीज ऑल विल बी रिपेल्ड बाय द स्पेशल शेप ऑफ कील। ये कील की इस स्पेशल शेप की वजह से रिपेल हो जाएंगी। मतलब ये कील किसमें हेल्प कर रही है? द कील इज हेल्पिंग इन द स्ट्रीमलाइन शेप। जो स्ट्रीमलाइन फ्लाइट और स्ट्रीमलाइन शेप है उसमें ये कील हेल्प कर रही है, और जितनी भी फ्रंट से एयर करंट्स आएंगी वो सारी की सारी साइड पर होती जाएंगी। ठीक है, रिब्स इसमें भी मौजूद है,
और वो उसी तरह से मौजूद है, वर्टेब्रल कॉलम से जाकर जुड़ती है। ठीक हो गया। तो कील और स्टर्नम का लेटरल व्यू आपने देख लिया। कील जो है वो बॉडी में एंटीरियर टू पोस्टीरियर मूव कर रही होती है, एंटीरियर टू पोस्टीरियर, और काफी डीप इन द बॉडी होती है, जबकि स्टर्नम ऐसे नहीं होती। स्टर्नम जो है वो थोड़ी सी मूव करती है और फिर खत्म हो जाती है, बड़ी पतली सी हड्डी होती है। ये अच्छी खासी चौड़ी हड्डी होती है और ये प्रोवाइड करती है द फोर्स अगेंस्ट द विंड। ठीक है। फिर एक और चीज जो बर्ड्स में बहुत जबरदस्त मौजूद होती है वो है फेदर्स। फेदर्स, और फेदर्स का एक बड़ा स्पेशल फीचर होता है कि फेदर्स आर वैक्सी। फेदर्स वैक्स के बने हुए होते हैं और वैक्स पे जब एयर पड़ती है तो वो फ्रिक्शन को कम कर देती है। वैक्स जो है वो फ्रिक्शन को कम कर देती है। अब आप देखें ये सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट होंगे, सब के सब फैक्टर्स जो हैं ये कंट्रीब्यूट होंगे जो कि बर्ड को फ्लाइट करने में हेल्प आउट करेंगे। ठीक है बेटा, बर्ड दो तरह से फ्लाइट करते हैं। एक होती है वो फ्लाइट जिसको हम कहते हैं पैसिव फ्लाइट। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो हम अब पढ़ने लगे। एक पैसिव फ्लाइट होती है, दूसरी एक्टिव फ्लाइट होती है। ठीक है, इन दोनों को हम अभी पढ़ेंगे। पैसिव फ्लाइट क्या होता है? पैसिव फ्लाइट को आप दूसरे अल्फाज में ग्लाइडिंग भी कहते हैं। बेटा ग्लाइडिंग क्या है? ग्लाइडिंग ये है कि आप बर्ड इसमें कोई भी एनर्जी यूज नहीं कर रहा, बल्कि आपने बहुत से बर्ड को देखा होगा विदाउट फ्लैपिंग बर्ड जो है वो बिल्कुल जैसे पानी में मछली तैरती है वैसे ही वो हवा में तैर रहा होता है। चिड़ियां तो ऐसे कर नहीं सकती, बहुत छोटे छोटे पर होते हैं उनके, लेकिन ज्यादातर जो लार्जर विंग्स वाले बर्ड्स होते हैं वो ये वाली मूवमेंट बड़ी एफिशिएंटली करते हैं। कैसे? पैसिव फ्लाइट में जो इसकी इसकी जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो एरोडायनामिक्स है कि पैसिव फ्लाइट की एरोडायनामिक्स क्या है। क्योंकि एक्टिव फ्लाइट में तो सीधी सी बात है ना, एक्टिव फ्लाइट में तो बर्ड बिल्कुल उस तरह फ्लैप कर रहा है जैसे फिश अपने फिन्स को फ्लैप करती है पानी को पीछे लाने के लिए, इसी तरह बर्ड अपने परों को फ्लैप करता है। लेकिन पैसिव फ्लाइट में जो एरोडायनामिक्स है वो क्या होती है? पैसिव फ्लाइट की एरोडायनामिक्स बेटा देखिएगा, पैसिव फ्लाइट की एरोडायनामिक्स कुछ ऐसे होती है कि अगर ये एक पर है ना तो इसके हवा इसके नीचे से भी गुजरती है, एयर इसके नीचे से भी गुजरती है, लेकिन जो ऊपर से गुजरने वाली एयर होती है ना वो परों के अंदर से गुजर के नीचे को आती है। ये एयर ऊपर आई, ऊपर परों से टकरा के नीचे को मूव करती है। जब ये नीचे को मूव करती है और ऊपर से ऊपर वाली एयर जो है वो इसका मतलब है ऊपर का जो एयर प्रेशर है वो कम हो गया है और नीचे का एयर प्रेशर ज्यादा हो गया है। जी इससे क्या होता है? नीचे का एयर प्रेशर जब ज्यादा होगा तो बर्ड को लिफ्ट मिलेगा, और लिफ्ट का मतलब ये है कि बर्ड बगैर फ्लैप किए अपवर्ड मूव होगा। मतलब अपवर्ड मूव ना भी हो वो इजीली हवा के ऊपर तैर सकेगा। मैं दोबारा इसकी एरोडायनामिक्स आपको समझाता हूं। एरोफॉइल का क्या मतलब होता है? ये बेसिकली ये जो चीज है ना, ये जो स्ट्रक्चर है जिसका मैंने आपको अभी बताया कि हवा इससे टकरा के नीचे को जा रही है, ऐसे फिनोमिना को आप कहते हैं, ये जेट्स में यूज होता है जहाजों में, ऐसे फिनोमिना को आप कहते हैं एरोफॉइल। एरोफॉइल में क्या होता है कि हवा पर से टकराती है और टकराने के बाद वो हवा पर में से गुजर के नीचे को मूव करती है, जिसकी वजह से बर्ड के लिए उसकी बॉडी के नीचे का प्रेशर कम हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, और वो उसको ऊपर को संभाले रखता है। जस्ट लाइक अगर आप एक अगर आप एक गुब्बारा पानी पर फेंक दें तो उसका जो वो गुब्बारा जो है वो पानी के ऊपर क्यों रहता है? क्योंकि वो पानी जो है वो उसके ऊपर फोर्स लगा रहा होता है, जिसको आप अपवर्ड फोर्स कहते हैं, अपवर्ड थ्रस्ट कहते हैं पानी का। बिल्कुल ऐसे ही एरोफॉइल जो है, अब ये फ्लैपिंग नहीं कर रहे, मैंने अभी आपको क्या कहा, इसमें कोई एनर्जी यूज नहीं हो रही, विदाउट फ्लैपिंग कोई एनर्जी यूज नहीं हो रही, लेकिन एरोफॉइल की वजह से बर्ड ग्लाइड कर रहा है। एक्टिव फ्लाइट में ऑब्वियसली फ्लैपिंग है। अच्छा, एक्टिव फ्लाइट जो है उसमें फ्लैपिंग होती है, और फ्लैपिंग होती है बेसिकली अपवर्ड थ्रस्ट लेने के लिए। एक्टिव फ्लाइट बर्ड करता है किस लिए? ताकि वो ऊपर जा सके। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मेरे ज़हन में अभी आई है कि एक्टिव और पैसिव में एक्टिव इज यूज्ड टू अटेन ऑल्टीट्यूड, मतलब बुलंदी। बर्ड जो है वो ऑल्टीट्यूड अटेन करने के लिए कौन सी फ्लाइट करता है? एक्टिव। लेकिन
जो पैसिव होती है वो मेंटेनेंस होती है। पैसिव फ्लाइट जो है वो मेंटेन करने के लिए यूज होती है, मतलब यूज टू मेंटेन, अपनी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए, एनर्जी कम यूज करने के लिए, ये सारी की सारी जो है वो यूज की जाती है पैसिव फ्लाइट। ठीक है, एनर्जी को कंजर्व करने के लिए, ताकि एनर्जी ज्यादा जाया ना हो, एनर्जी कम लगे और बर्ड अपनी पोजीशन को मेंटेन भी रखे। मैंने आपको यह भी बताया था कि इनके लिए बहुत जरूरी है कि इनका स्केलेटन हल्का हो, और बहुत ही हल्का होता है। फिर एक और चीज होती है इनके स्केलेटन में, देयर स्केलेटन हैज एयर स्पेसेस। इनके स्केलेटन में एयर स्पेसेस होती हैं ताकि हवा उसमें से गुजर जाए, तो ये बड़ी इजीली फ्लाइट कर सकते हैं जिनमें ये कुछ होता है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं बेटा एक लास्ट चीज जो आप लोगों के इसमें जल्दी से हम पढ़ लेते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो है लोकोमोशन इन मैमल। मैमल्स में जो लोकोमोशन होती है वो तीन तरह से होती है। एक, देखिए यहां पर आप लोगों को कंपाउंड वर्ड्स यूज होंगे। एक है प्लांटीग्रेड, दूसरा है डिजिटीग्रेड, तीसरा है एंग्यूलीग्रेड। अब इसमें प्लांटी में प्लांट का जो मतलब है ना वो बेसिकली है पाल्म। पाल्म मतलब हथेली। वो ऑर्गेनिज्म जो अपनी हथेली के बल चलते हैं ना, उनको आप कहते हैं प्लांटीग्रेड। हथेली मतलब ये जो पूरा पूरा जो है वो हाथ जमीन पर रखकर चलते हैं, या पैर की हथेली कह लें आप उसको। पूरा पैर जब जमीन पर रखकर आप चलेंगे तो वो पाल्म कहलाएगा, या वो रीजन जो है वो प्लांट कहलाएगा, या लीफ लाइक बड़ा सरफेस एरिया जब आप जमीन पर रखते हैं। यहां पर एग्जांपल देख लीजिए, इन्होंने बियर की एग्जांपल दी हुई है, मैन की एग्जांपल दी हुई है, एप्स की एग्जांपल दी हुई है। ये पूरा पैर जमीन पर रख के चलते हैं, उंगलियां जमीन पर रख के नहीं चलते, या इनमें हूव्स नहीं होते। जो ऑर्गेनिज्म उंगलियां जमीन पर रख के चलते हैं वो कहलाते हैं डिजिटीग्रेड। डिजिट का मतलब होता है फिंगर्स, अपने टोज को यूज करना, जस्ट टोज को। ठीक है, अपने टोज को यूज करना। जैसे रैबिट है, रैबिट अपनी उंगलियों के जरिए चलता है, लेकिन मैन जो है वो उंगलियां नहीं रखता जमीन पर चलने के लिए, बल्कि पूरा पैर रखता है, तो वो प्लांटीग्रेड है। जो टोज रखते हैं, जो टोज पे जंप करते हुए चलते हैं, जैसे चूहे वगैरह हैं तो, या रैबिट हैं, ये जो है वो डिजिटीग्रेड कहलाते हैं। ठीक है, डिजिट। और तीसरे आते हैं अंगुलीग्रेड, इनके पास हूव्स होते हैं। अंगुली का मतलब होता है हूव, मतलब ये वो ऑर्गेनिज्म है जो जिनके जो टोज होते हैं, मतलब ये कि जो पैर की उंगलियां होती हैं वो हूव्स में कन्वर्टेड होती हैं। तो आपको अच्छे तरीके से पता है हूव्स वाले कौन कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये एग्जांपल उनकी लिखी हुई है। ठीक है, सो लोकोमोशन इन मैमल्स में तीन तरह की मूवमेंट जो है वो आपको नजर आती है। प्लांटीग्रेड जो पूरा पैर रखते हैं, डिजिटीग्रेड जो सिर्फ डिजिट फिंगर्स रखते हैं और उसके ऊपर उछलते हैं, अंगुलीग्रेड जो हूव्स यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जो है मूवमेंट, ये हमें किंगडम एनिमेलिया में ये लोकोमोशन की हमें एग्जांपल्स जो हैं वो नजर आती हैं। ठीक हो गया बेटा? क्लियर है? एनी प्रॉब्लम?